Okay, hello, good morning, students. So, I hope that you all seen previous day video, chapter 8 in history and आंसर एक्सप्लेनेशन वीडियो जो कल हमने आपको सेंड किया था उसको आप लोगों ने देखा होगा। आंसर समझ में आए होंगे सारे आंसर, और आप लोग आंसर कर भी लिए होंगे। और कंप्लीट रखिए जितने चैप्टर हो चुके हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स में जो भी है सब वेल कंप्लीट आप फेयर रखिए, नोट्स के साथ, कीवर्ड के साथ। और पेपर भी आपका आज पीरियोडिक थर्ड का आज बन जाएगा। और चैप्टर हमने पुनः आपको बताया ही है, दो इधर से, दो उससे और एक उससे है, तो इनसे आप अच्छे से सारे पॉइंट को तैयार करिएगा और पॉइंट को समझिए। कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप उसको क्लास में जरूर पूछिए। आज की क्लास आपका चैप्टर 9 इन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स एंड इंडिपेंडेंस। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है क्योंकि 10th में आपको ये चैप्टर मिलेगा। चैप्टर सेकंड हिस्ट्री में ये आपका है 10th में, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सारे नेशनल मूवमेंट जिस जो हुए हैं वो उसमें आपको है, और जो लगभग मोस्टली चीज़ें आपको आज यहाँ बताई जाएगी। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब क्या हो गया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी। देश को आज़ाद कराने के लिए, टू फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल या कॉलोनियल रूल से मुक्त कराने के लिए भारतीय लीडर्स ने, भारतीय जनता ने एक आंदोलन चलाया। जन आंदोलन जब ये जाके बना तभी जा कर के अंग्रेजों को यहाँ से हटाने में सफलता मिली। बिग आइडिया, द प्रिकर्सर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट एंड रेडिकल्स क्या है, ये दो टर्म हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। अर्ली स्टेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट का अर्ली स्टेज क्या था, मतलब बिफोर कमिंग द गांधी जी एंड आफ्टर। गांधी जी के आने के बाद मूवमेंट ने क्या मोड़ लिया, आंदोलन ने क्या तेजी पकड़ी। खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, खिलाफत मूवमेंट क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, सिविल डिसोबीडियंस क्या है, सो सत्याग्रह, साल्ट सत्याग्रह, चीज़ें सब पढ़ेंगे हम लोग। अप्रोचिंग द एंड ऑफ द राज, राज मतलब ब्रिटिश राज के अंत, एंड अवेकनिंग टू फ्रीडम, और है पार्टीशन। सबसे जो बैड पॉइंट था हमारे देश के लिए, आज़ादी तो मिली लेकिन कहा जाता है कि देश को बांट करके मिली, लोगों को बांट करके मिली। हिस्ट्री मेकर में हम पढ़ेंगे दादा भाई नेहरू जी, जिनको ओल्ड आयरन मैन या ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बिकॉज वाज इलेक्टेड थ्राइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन कब हुआ था? 1985 में। ए ओ ह्यूम, जो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, रिटायर्ड, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसके 3 बार अध्यक्ष बने थे ये दादा भाई नेहरू जी, 86 में, 1886, 1893 एंड 1906। बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग एसोसिएशन विद इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। किसके वजह से? लॉन्ग एसोसिएशन मतलब लॉन्ग कॉम्बिनेशन कह सकते हो, लॉन्ग उनका जो हमारा इससे जुड़े रहे भारतीय राष्ट्रीय आज़ादी संघर्ष से, इसके वजह से उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एट अ ग्लैंस में इंडियन नेशनल मूवमेंट बुक आप देखेंगे, क्योंकि बुक पेज हमने बताया आपको, पेज नहीं शो हो पा रहा है, या तो इस तरह से इसमें हो कि ऐसे कोई पकड़े रहे, तो पकड़ने का सिस्टम उस तरह से है नहीं।
देखते हैं अगर कैमरा ऑन हो जाता है। 1 मिनट। मेन चीज हिलता रहता है ना, समस्या इस बात की होती है, वो फिक्स पॉइंट नहीं हो पाता है। ओके, तो आपका वीडियो भी स्टार्ट कर दिया। आज देखिए वीडियो के थ्रू देख रहे हैं कैसे होता है। हाँ बेटा, हेलो हेलो। अच्छा, आप कट हैं क्या इससे? 1 मिनट 1 मिनट, देखते हैं लाइव भी बने। हाँ हेलो बेटा, हाँ ठीक है, देख रहे हैं देख रहे हैं। ओ, लाइव होने पे वीडियो हट जा रहा है। चलिए चलिए ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा। ओके ठीक है। वीडियो जब ओपन किया था हमने, वीडियो ओपन किया था तो उसमें आप लोगों का कट गया था। चलिए ठीक है, ऐसे ही जैसे चल रहा है। तो बात कर रहे थे हम आपकी एट अ ग्लैंस। बेटा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप प्रिपेयर करें। इंडियन नेशनल मूवमेंट, अर्ली स्टेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, होम रूल लीग एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इतना हम पढ़ेंगे अर्ली स्टेज में। एंड मॉस स्टेज का मतलब होता है कि नंबर्स ऑफ पीपुल्स ज्वाइन मोर, जब ज्यादा से ज्यादा एक जन आंदोलन बन गया हो, हर पार्ट, इंडिया के हर पार्ट से और हर सोसाइटी से, ऑपरेसिव क्लास, अनटचेबल, सब लोग जो समाज से जुड़े, आंदोलन से जुड़े गांधी जी के प्रयासों से। तो रोलैक्ट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसकेयर, खिलाफत मूवमेंट्स एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स। और लास्ट स्टेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट का है ये आपका लगभग 1935 से लेकर के 47। डिमांड्स फॉर पूर्ण स्वराज, 1930 में ही पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए जो सुभाष चंद्र बोस ने किया, साइमन कमीशन 1928 में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, एंड कैबिनेट मिशन। ये सारे पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे और यहाँ पे टाइम लाइन बना हुआ है, इसको आप जरूर पढ़िएगा कि 1878 बर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड आर्म एक्ट पास्ड। 1878 में क्या हुआ था? 1857 में आपका फर्स्ट रिवोल्ट हुआ, जिसको हम लोग फर्स्ट स्ट्रगल कहते हैं, संग आज़ादी के लिए पहला संग्राम, मतलब स्वतंत्रता संग्राम के नाम से। लेकिन ब्रिटिश लोग इसको म्यूटनी ऑफ सिपाही के नाम से देते हैं कि उनका दमन, इंडियन सैनिक जो होते थे उनको सिपाही कहा जाता था। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में डायरेक्ट यहाँ का गवर्नमेंट प्रशासन आ गया। तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मतलब प्रेस की आज़ादी पर एक तरह से सेंसरशिप लग गया, और आर्म एक्ट की, हर कोई इंडियन इस तरह से आर्म लेकर के ऐसे वैसे नहीं चल सकता बिना उसके लाइसेंस और चीज के। अगला है 1876 से 19, फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1905 में बंग भंग, लॉर्ड कर्जन उस समय था वायसराय इंडिया का, जिसने बंगाल को पार्टीशन करने के लिए योजना बनाई। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में केवल दिखाया कि ये लार्ज बड़ा प्रांत है, बड़ा प्रोविंस है जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से नहीं हो पा रहा, इसलिए इसको बांटा जा रहा। लेकिन उनका मतलब क्या था, उनका एम क्या था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी को क्या करना? ब्रेक करना, तोड़ना। उसका विरोध हुआ, वही सब पढ़ेंगे अभी। उसके बाद फिर 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1915 महात्मा गांधी अराइवल इंडिया। अब के अफ्रीका से वो 20 साल बाद लौट के इंडिया आए और भारतीय आंदोलन में भाग लिया।
फिर 1922 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1919 में रोलैट एक्ट बन के आया, 20 में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ, 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो डेट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, डेट आप लिखिएगा जरूर और उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ द इंडियन फ्लैग। ये जो आपका आज का स्वरूप है इंडियन फ्लैग का, ये दिख रहा है, ट्राई कलर है, केसरिया, व्हाइट और ग्रीन, सबका अपना मतलब है। बीच में व्हील है ब्लू कलर, 24 स्पोक्स है उसमें, इसका भी अपना एक मतलब है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप करिएगा। टॉपिक पे आते हैं। In the 19th century, a common feeling of belonging to a particular nation began to develop among people throughout the country. क्या कह रहा 19th सेंचुरी में? कॉमन फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर नेशन, मतलब जैसे नेशनलिज्म की बात तो यूरोप में और पहले शुरू हो गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही जो है नेशनलिज्म का आइडिया आया। क्लास 9th में आप पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन एंड जर्मन। तो यहाँ से आइडिया आया लोगों के अंदर कि एक राष्ट्र की भावना हो। नेशनलिज्म का मतलब है लव टू नेशन। तो इंडिया में भी आया, लेकिन लेट आया 19th सेंचुरी, और वहां पे 18 और 17 में ही स्टार्ट हो चुका था यूरोप में। कॉमन फीलिंग बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर नेशन, एक कॉमन फीलिंग, एक आम व्यक्ति के जब एक फीलिंग बन जाए लोगों के देश के प्रति, डेवलप एमंग पीपल थ्रू आउट द कंट्री। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ दिस फीलिंग ऑफ वननेस रिजल्टेड इन अ ग्रेट मूवमेंट। और यही फीलिंग, एक की फीलिंग एक जन आंदोलन के रूप में बन गया। मूवमेंट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ फाइनली अंततः जो है एक आंदोलन बना। द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, आज भारत को आजाद कराने के लिए। द फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट बेनेडिक्ट एंडरसन हैज डिफाइंड अ नेशन। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि उन्होंने नेशन को किस रूप से डिफिनीशन दी। कौन? फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट, राजनीतिक साइंटिस्ट जिसको हम कह सकते हैं, बेनेडिक्ट एंडरसन। A community socially constructed, imagined by the people who receive themselves as parts of that group. ये नोटेड कॉमा में किया गया है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये डिफिनीशन हो गया एक तरह से कि क्या कह रहा है कि कम्युनिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड, मतलब जो सामाजिक रूप से, सामाजिक ढांचा एक समुदाय का अगर हो, इमेजिन बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा उसकी कल्पना की जाए, हु परसीव देमसेल्फ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, और उस ग्रुप का एक हिस्सा एक तरह से रूप में, तब पूरे इंडिया को एक कम्युनिटी के रूप में समझा गया, तब वो नेशन की भावना आई। और नहीं तो अगर हम बटे थे अलग अलग क्षेत्रवाद से, अपनी भाषा को लेकर, अपने रिलीजन को लेकर के, दिस perception of oneness shared by a population and its desire to exist independently is often referred to as nationalism. क्या कह रहा? दिस परसेप्शन ऑफ वननेस, मतलब एक की भावना, एक की बात हुई जब वही एक पॉपुलेशन के रूप में हो गया, एक मास जनसंख्या के रूप में, एक तरह से ग्रुप। In 19th century India, the growth of nationalism was a reaction to British colonialism and its various policies, about which you have already studied some of the silent factors that contributed to the rise of Indian nationalism were. पिछले चैप्टरों में हमने पढ़ लिया शुरुआत के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में इन सब चीज़ों को, जो डिफरेंट फैक्टर बना, जो लोगों के अंदर डिसकंटेंट की बात हम करते हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री, लोगों के अंदर असंतोष की बात आई। हमारा रूलर प्रिंसली से लेकर के, मतलब क्राउन प्रिंस से लेकर के पीजेंट तक के अंदर संतोष पैदा हुआ। लैंडलॉर्ड, सिपाही, सब जाकर के, तब जाकर के आपका ये 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई। नंबर 1, ऑपरेसिव नेचर ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशन, आप पढ़ चुके हो। एक्सपेंशन की नीति उन लोगों ने अपनाया सब्सिडरी अलायंस के तहत। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी, राज हड़प नीति के तहत।
और एनेक्सेशन थ्रू वार, जो नहीं मानता था उससे लड़ करके ये लोग कब्जा कर लिए। तो इससे सब लोग क्या थे, ऑपरेस थे, दमन थे, इससे सब विरोध। द मेथड एडॉप्टेड टू सुप्रेस पॉपुलर अपराइजिंग। अगला है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। किसान इससे परेशान थे, एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन हो गया, कॉमर्शियल क्रॉप केवल ग्रो करने के लिए फोर्स किया जाता था, उनको इसका रेट भी सही नहीं मिलता था। अगला है वर्चुअल मेथड ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। 3 लैंड रेवेन्यू आपने देखा है, सेटलमेंट जो है, परमानेंट सेटलमेंट, इजरादारी और महलवारी और रैयतवारी, ये सारे सेटलमेंट, और इसमें जो रेवेन्यू लिए जाते थे, टैक्स उनसे वसूला जाता था, राजस्व। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, काले गोरे की भेदभाव। कॉस्टेज डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट, हमारे जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे, हथकरघा उद्योग था, पोएट्री था, इन सब का जो इंडस्ट्रीज आई उससे डिस्ट्रक्शन हो गया, इससे सब जॉबलेस हो गए। तो हर वर्ग के लोग असंतुष्ट थे, इसलिए आंदोलन। लैक ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर लेजिस्लेशन ऑफ सोशल रिफॉर्म। लैक ऑफ पॉपुलर सपोर्ट लेजिस्लेशन, जो विधायिका था उसके लिए जो है सामाजिक सुधार के लिए लोगों का सपोर्ट नहीं था। इंट्रोडक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोस्टल सिस्टम, कॉमन करेंसी, रेलवे एंड टेलीग्राफ सिस्टम व्हिच हेल्प टू लिंक द डिफरेंट पार्ट। तो जो ये कुछ हमारे लिए थोड़ा अच्छा हुआ, ब्रिटिश लोगों ने इसका इंट्रोड्यूस किया, रेलवे का, पोस्टल सिस्टम का, कम्युनिकेशन का, करेंसी, टेलीग्राफ, इससे हमको भी एक दूसरे को जोड़ने में हेल्प मिला। हमारे लीडर्स जो दूर दूर से थे, उनको वहीं बैठे एक जगह से ही सबको मैसेज करने में सफलता मिली। इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन जब आया, पश्चिमी अंग्रेजी शिक्षा, व्हिच फेवराइज इंडियन टू वेस्टर्न आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, तब जब इंडियन लोग उससे एजुकेट हुए और वो पश्चिमी शिक्षा को समझे और इनके आइडिया, इनके थाट को, इनकी सोच को समझना शुरू किए, तो इससे जन आंदोलन में हेल्प मिला। ये सब कारण बना, नेशनल मूवमेंट का ये कारण बना। इंडियंस टू वेस्टर्न आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रीडम। हम लोग यूरोप की बताए ना कि फ्रेंच से और से सीखा कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, लिबर्टी क्या है, आजादी, फ्रीडम ऑफ नेशनलिज्म, फ्रीडम स्ट्रगल एल्सवेयर। इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन पीपुल थ्रू आउट। पूरे देश में जो है कम्युनिकेशन माध्यम जो हुआ, बातचीत का माध्यम, इंग्लिश माध्यम जो हुआ, इससे हम उनकी बात को समझे और समझाने में भी सफल हुए। राइटिंग ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने द दीन मित्रा एंड रविन्द्रनाथ टैगोर व्हिच instilled among common people a feeling of pride in a respect of the earth। जैसे बंकिम चंद्र अपनी पत्रिका जो उन्होंने लिखा था, मैगजीन, नॉवेल लिखा आनंद मठ, उसमें वंदे मातरम, वंदे मातरम एक नेशनल स्लोगन के रूप में बन गया, स्लोगन, एक जान फूंकने वाला, उत्साह देने वाला, वंदे मातरम जन आवाज बन गई लोगों की। और नेशनल एंथम बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये सब के माध्यम से जो है फोल्करी गीत, पोएट, इनके माध्यम से भी नेशनलिज्म को बढ़ावा मिला। 3 Act passed by the British further export the racial and discriminatory natures of the colonial state। क्या था ये जो एक्ट बने, इससे उनके कॉलोनियल स्टेट के, मतलब ब्रिटिश के जो भावना थी, लोगों को समझ आई कि क्या था रेशियल एंड डिस्क्रिमिनेटरी नेचर, वर्ण भेद जिसको हम कह सकते हैं। आर्म एक्ट 1878 में पास्ड ड्यूरिंग द वायसरॉयल्टी ऑफ लॉर्ड लेटन। अंडरलाइन कर लीजिएगा, 1876 से 1880 के बीच में वायसराय कौन था? लॉर्ड लेटन था। प्रोहिबिटेड इंडियंस फ्रॉम प्रोसेसिंग फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस।
बताया हमने अभी आपको कि बिना लाइसेंस के कोई भी भारतीय जो है अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता था। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 18, अंडरलाइन करते रहिएगा सारे पॉइंट को आप लोग। 1878 अलाउड द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट न्यूज़पेपर्स इफ दे पब्लिश्ड एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल। मतलब अगर प्रेस की आज़ादी नहीं, जैसे आज प्रेस है, प्रेस की आज़ादी है, कुछ भी छाप देते हैं सरकार के खिलाफ, चाहे जैसे कुछ भी हो। उस समय बैन लगा दिया कि बिना गवर्नमेंट के परमिशन के सरकार के खिलाफ आप एक भी वर्ड नहीं छाप सकते हैं। द इल्बर्ट बिल 1883 में बन के आया, पास ड्यूरिंग द वायसरॉयल्टी ऑफ लॉर्ड रिपन। उस समय वायसराय लॉर्ड रिपन था, अंडरलाइन करते रहिएगा। 1880 से 1884 में allowed the judge of Indian origin to try Europeans in India। क्या कहा? जज ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब जो भारतीय मूल का जज है, टू ट्राई यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियंस मतलब यूरोप का जज जो उस चीज को करेगा। द बिल वाज अमेंडेड बिकॉज यूरोपियंस इन इंडिया रिएक्टेड हार्शली टू इट। बिल वाज अमेंडेड बिकॉज, क्योंकि अमेंडेंट मतलब संशोधन करना, बिल में संशोधन हुआ क्योंकि यूरोपियंस जो इंडिया में इन लोगों ने रिएक्ट उसका कड़ा विरोध किया। कनेक्ट टू हिस्ट्री में आप देख लीजिए, मेनी इंडियंस न्यूज़पेपर लाइक द केसरी, जो बाल गंगाधर तिलक निकालते थे केसरी के नाम से, हिंदू एंड अमृता बाजार पत्रिका, ये यहाँ से निकलती थी बंगाल से, बिकम पॉपुलर इन 19th सेंचुरी। दीज न्यूज़पेपर क्रिएटेड एंड अवेयरनेस यमंग, इन न्यूज़पेपरों के माध्यम से हम एक अपने देश के लोगों को जागरूक करते थे, या लोग जागरूक होते थे, लोग पढ़ते थे कि कहाँ कौन सी घटना हो रही है। अबाउट द एंटी इंडियन पॉलिसीज ब्रिटिश एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ पार्टीशन एंड नेशनल कॉन्शियसनेस। क्या था? एंटी इंडियन पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश की जो भारतीयों के खिलाफ जो नीतियां बनती थी, और दूसरा देशभक्ति की भावना को फैलाने में भी मदद मिलता था इससे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रीकर्सर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्रीकर्सर सेवरल पॉलिटिकल एसोसिएशन, बहुत से राजनीतिक संगठन व्हिच वर कंसीडर्ड एज प्रीकर्सर टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वर एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपुल। स्थापना की गई भारतीय लोगों के बातों को एक मंच पे लाने के लिए, लीडरों को एक मंच पे लाने के लिए। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस एमंग देम ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जो उस समय अलग अलग संगठन थे, ये सब मिल करके एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनाने के लिए। पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता स्टार्टेड बाय एस.एन. बनर्जी इन 1883 में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। द कांग्रेस इन इट्स अर्ली ईयर्स मॉडरेट एंड रेडिकल्स। कांग्रेस इन अर्ली ईयर्स मतलब एफर्ट्स ऑफ एलन ओ ह्यूम, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एलन ओ ह्यूम, जिसको ए.ओ. ह्यूम कहा जाता है, रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, भारतीय नागरिक मतलब ब्रिटिश नागरिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी थे। सम इंपॉर्टेंट इंडियन लीडर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड एट बॉम्बे, बॉम्बे में इसका पहला मीटिंग हुआ। W.C. बनर्जी, बंकिम चंद्र बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट बने। 72 मेंबर्स इसमें थे उस समय, ऑल ओवर द कंट्री अटेंडेड द कांग्रेस। द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेड अ रोल इन आर्टिकुलेटिंग द नेशनलिस्ट डिमांड। क्या था? नेशनलिस्ट डिमांड मतलब राष्ट्रीयता की मांग करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें दो ग्रुप बट गया, थोड़ा विचारों में मतभेद था लोगों के, मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। यहाँ पे फिगर दिया गया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ह्यूम
नारोजी and Wedderburn, the founder members of Indian National Congress in London. सबसे लेफ्ट वाले हैं एओ ह्यूम, दूसरा नैरोजी और अगला है वेडरबर्न। तो मॉडरेट, जैसा कि आपको पढ़ाया गया, मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट का मतलब होता है नाइदर वेरी हॉट नाइदर वेरी कूल, मीन्स एक सामान्य एक नॉर्मल कंडीशन हो। तो मॉडरेट का मतलब होता है नरम दल। नरम दल का मतलब कि उग्र वाले नहीं, विरोध ना करने वाले ज्यादा। इन द बिगिनिंग ऑफ द कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय द ग्रुप ऑफ लीडर कॉल्ड द मॉडरेट। शुरुआत में कांग्रेस का जो ग्रुप बना, जो लीडर थे उसमें सब मॉडरेट थे। दे बिलीव दैट ब्रिटिश रेस्पेक्टेड द आइडियल। उनका क्या विश्वास था कि ब्रिटिश लोग उनके विचारों का सम्मान करेंगे, उनकी मांगों को पूरा करेंगे। तो दे वर अपीलिंग नेचर, कि हम अपील करेंगे और वो हमारी सरकार बात मान लेगी। Freedom and justice, and would therefore accept the just demands of Indian. They sought gradual reform and not independence from British rule. लेकिन उन लोगों ने देखा कि ग्रेजुअल रिफॉर्म मतलब त्वरित एक तरह से सुधार और आज़ादी जो है इस तरह से ब्रिटिश रूल से नहीं मिल रही। दे वांटेड द ब्रिटिश टू ट्रेन इंडियंस इन द आर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। वो चाहते थे कि ब्रिटिश लोग भारत को ट्रेन करें सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन। To voice their demand, they adopted peaceful and constitutional method. क्या शांति ढंग से और संवैधानिक तरीका से अपनी मांगों को रखते थे वो। एंड प्रेस्ड फॉर चेंज थ्रू persuasion and petition. They also tried to mobilize public opinion through speeches and writing. मतलब अपनी भाषणों से, अपनी लेखावटों से जो है, लेखों से लोगों के बातों को, विचारों को वो मोबिलाइज करना चाहते थे, रखना चाहते थे। दे वेयर क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज। द फॉलोइंग वर द मेजर डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट। क्या था इनका मांग? ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन, ज़्यादातर क्या था कि इनका भारतीय सरकार में और प्रशासनिक व्यवस्था में जो है ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग हों, उनकी आवाज़ हो। रिफॉर्म टू मेक द लेजिस्लेटिव काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव। जो विधायिका संवैधानिक परिषद था उसमें रिप्रेजेंटेटिव मतलब भारतीय लोग ज़्यादा हों। ग्रेटर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉर इंडियंस, अपनी बात को कहने बोलने की आज़ादी हो। रिडक्शन द एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री मैटर्स, मिलिट्री मैटर्स सैन्य मामलों पर खर्चा कम हो। रिडक्शन ऑफ टैक्सेस इन जनरल एंड लैंड रेवेन्यू इन पर्टिकुलर इज चेंज एंड इन द आर्बिट्रेरी इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल स्टेट। तो अगला है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म थ्रू द सेटिंग अप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी इन रूरल एरियाज। कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क, सिंचाई के क्षेत्र में। रिडक्शन इन द सॉल्ट टैक्स, नमक पे जो टैक्स था उसमें कम किया जाए। इन एडिशन टू द रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, राजस्व, भू राजस्व में कर को कम किया जाए। तो ये सब मांगे थी मॉडरेट लीडर्स की। आज की क्लास बस इतना ही, आगे रेडिकल्स के और उसके आगे पढ़ाएंगे। तो ये आपका शायद तीन क्लास में कंप्लीट होगा, चूँकि ये चैप्टर बड़ा है तो आप इसको अच्छे से समझें। बहुत बड़ा वीडियो भी दिक्कत हो जाती, सब उतना ध्यान से नहीं देखते। आप वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट भी लिखेंगे अपना और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। लेकिन समझना मस्ट है, अच्छे से एक एक पॉइंट आप बुक के साथ समझेंगे तो सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा और एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे। और वर्क क्वेश्चन आंसर पिछले चैप्टरों के आप कंप्लीट कर लीजिए, अधूरा न रहे। ओके बेटा, वेल तैयारी करिए अच्छे से। ओके, थैंक यू।